हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम फिट एंड फाइन। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज की क्लास शुरू करने से पहले। और रिक्वेस्ट ये है कि बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे जितना उनको लेना चाहिए। और मैं ऐसा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके लिए है। वो चीज़ों को इस तरीके से ले रहे हैं, वो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि बस हम अपना काम किसी तरीके से निपटा के खत्म करें। और ये बेटा बिल्कुल नहीं करना आपको। एक बात ध्यान रखिए, जिस काम को करना ही है उसको अगर इंटरेस्ट लेके करोगे तो बेटा बर्डन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट लेके नहीं करोगे तो वो बर्डन बन जाएगा और तब उस काम को करने में बड़ी मुश्किल होगी। अगर मुझे कोई काम करना है और उस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं उसको इंटरेस्ट लेके करूं, खुश होकर करूं, तो वो काम बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेकिन अगर मैं उस काम को बर्डन लेके करूंगा तो बेटा वो चीजें आपको डिफिकल्टी देंगी, आपको परेशान रखेंगे। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, एक महापुरुष ने एक बात कही थी और वो आपको समझने आनी चाहिए हमेशा। वो ये थी कि असफलता यह दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मतलब अगर आप फेलियर हैं तो इसका मतलब ये है कि फेलियर होने का मतलब ये नहीं होता कि अब आपके पास कुछ नहीं है। फेलियर होने से बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। दो बातें होती हैं, अगर आप जीतते हैं तो आपको उसकी फीलिंग अच्छी आती है, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसलिए फेलियर कभी खराब चीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई फेल हो गया अगर तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं है। लाइफ में भी इंसान कई बार फेल होता है फिर उठता है। लेकिन अगर आप फिर भी फेलियर हो रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बताती है, सबसे पहले वो ये बताती है कि आपने सक्सेसफुल होने का प्रयास ही ढंग से नहीं किया। आपने पूरे मन से कोशिश नहीं करी, आपने अधूरे मन से कोशिश करी है। और अगर आपने अधूरे मन से कोशिश करी है तो इसका मतलब है कि आपको 100% आउटपुट मिल ही नहीं सकता। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये दुनिया में हर इंसान के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि सर हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ये है, हम इसका काम करें, उसका काम करें, उसका काम करें, तो मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ बेटा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दुनिया के सारे काम कोई एक इंसान अकेला नहीं कर सकता। और सारे काम छोड़ो, अगर मैं ये बोलूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी अगर जिंदा होते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जितनी फिजिक्स होती है ना वो सब नहीं पढ़ सकते। दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर दे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी टीचर बड़े से बड़ा ऐसा नहीं हो सकता जो ये कह दे कि अगर मैं फिजिक्स का बंदा हूं तो वो ये कह दे कि दुनिया में जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन होगा ना, अल्टीमेट लेवल का भी, वो भी मैं कर दूंगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता। रीजन पता है क्या? फील्ड है वास्ट और लाइफ है छोटी। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पूरे जीवन में भी कि हम सब कुछ सीख सकें। लेकिन हाँ, इतना टाइम जरूर होता है कि जितना हम सीखें उसको बहुत ढंग से लर्न करें और बहुत ढंग से उसको इंप्लीमेंट करें। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बेटा सब कुछ जान लेंगे, लेकिन जिस चीज को आप इंटरेस्ट के साथ जानेंगे वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर टीचर अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर है तो वो उस सब्जेक्ट का टीचर क्यों है। सोचिए। अब मैं अगर एक सिंपल सी बात बताऊं, अब मैंने अपने जीवन काल में मैथ्स भी पढ़ा है खूब और फिजिक्स भी पढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं फिजिक्स को आज ज़्यादा पढ़ाता हूं, मैथ्स में नहीं पढ़ाता। सोच सकते हैं रीजन क्या होगा उसके पीछे? रीजन है इंटरेस्ट। जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वो सब्जेक्ट को बेस्ट करता है। मेरे साथ भी वही है। अगर मुझे फिजिक्स सबसे अच्छी लगी तो मैं फिजिक्स में आज बेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन सब में आप बेस्ट नहीं होते कई बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सब में बेस्ट होंगे तो आप एक्स्ट्रॉर्डनरी कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं। कोई चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट की होती है, कोई चीज़ कम इंटरेस्ट की होती है। लेकिन ये पक्की बात है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी सब्जेक्ट को बिना इंटरेस्ट के पढ़े और तब आपके नंबर आ जाए, वो नहीं होगा। ठीक है? तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, उसको लाइफ से जोड़ के पढ़िए, तो आप हमेशा उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया निकालेंगे। और एक बहुत सीधी सी बात है बेटा, सक्सेस एंड फेलियर दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। दुनिया में ऐसे कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा। फेल का मतलब मैं एकेडमिक फेलियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ में बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको लाइफ में कभी फेलियर नहीं मिला। मिला होगा, पक्का मिला होगा। अगर कोई कह भी रहा है कि मेरे को कभी फेलियर नहीं मिला, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फ्यूचर में उसको फेलियर पक्का मिलेगा। लाइफ हमेशा लेसन सिखाती है। लेकिन बात क्या है, जब फेलियर और सक्सेस ये दोनों की दोनों चीजें हमारी लाइफ के पार्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि फेलियर में बहुत निराश नहीं होना और सक्सेसफुल होने के बाद ये नहीं सोचना कि मैं कभी दोबारा फेल नहीं हो सकता। दोबारा फेल ना होने के लिए जो चाहिए होता है उसे ही इंटरेस्ट बोलते हैं, कि मुझे इंटरेस्ट है, जो मैं काम करूंगा उससे मैं खुश जरूर रहूं।
और जब आप खुश रहेंगे तो आप हमेशा बढ़िया करेंगे। मैं अगर आपको ये बोलूं, आपको एग्जांपल बताता हूं मैं आपके टाइप का। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि बेटा एक आपको टिकटॉक की वीडियो बनानी है अपनी एक, और बिल्कुल बिंदास बननी चाहिए, इतनी बढ़िया वीडियो बननी चाहिए कि लोग कहें कि यार क्या वीडियो बनाई है, ठीक है। एक मैं आपको ये टास्क देता हूं और एक मैंने आपको टास्क दिया कि बेटा एक काम करो, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली आप में से मैक्सिमम लोग टिकटॉक की तरफ चले जाएंगे और वही कहेंगे नहीं नहीं हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा अब मुझे बताओ कि दोनों को अगर मैं साथ साथ रख देता हूं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, नॉट ऑल, नॉट फॉर ऑल, ठीक है ना, सब नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि मैक्सिमम जो हमारा ये जनरेशन जो जिस तरीके से चल रही है, मैं सिंपल से आपको बता रहा हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत अमेजिंग तरीके से करना है और एक टिकटॉक की वीडियो को एक अमेजिंग तरीके से बनाना है, तो मैक्सिमम बच्चे टिकटॉक की वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे, वो उससे भी बढ़िया बनाएंगे जितनी मैं बना सकता हूं। बताओ क्यों? मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका इंटेलिजेंस लेवल मुझसे ज्यादा है या किसी और से हो सकता है, हो भी सकता है कि ज्यादा हो, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जो मेरा इंटेलिजेंस लेवल है वही दूसरे का होगा या दूसरे का मुझसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो मुझसे बढ़िया टिकटॉक वीडियो बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसके अंदर है। तो वही बात है, जिस चीज में हम इंटरेस्ट ले लेते हैं वो हमारा एक्स्ट्रॉर्डनरी हो ही जाता है। तो इसलिए आपको स्पेशली साइंस की मैं अगर बात करूं, वैसे तो ये सब सब्जेक्ट्स के लिए लागू होता है, स्पेशली अगर मैं साइंस की बात करूं, तो जब तक उसको बर्डन लेके करोगे ना बेटा, तब तक वो चीज आपके लिए आफत बनेगी ही, क्योंकि आपको काम तो करना ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप रो के करें चाहे हंस के करें, काम तो करना ही है। तो जब काम करना ही है तो रो के क्यों करना है यार, हंस के कर लो ना। या तो आपके ऐसा होता कि मैं रो दूंगा तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना, करना ही है ना। और जब करना है तो इंटरेस्ट लेके करो, और जब इंटरेस्ट लेके करोगे तो काम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए बच्चे, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बर्डन लेके बिल्कुल ना पढ़े, आप इंटरेस्ट लेके पढ़े तो आपको मजा आएगा और आपका भी टारगेट पूरा होगा और हमारा भी टारगेट पूरा होगा। तो मैं सारे टीचर्स के हिसाब से, सारे टीचर्स के रेस्पेक्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी पढ़ें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ें ताकि आप उसको यूज कर सकें, ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे शुरू करते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है आज। सबसे कमाल की बात है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस वो दो एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एस्पेक्ट फॉर डेरिवेशंस, यानी कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें दो फॉर्मूले डेराइव हो सकते हैं, डेराइव होंगे। डेराइव का मतलब क्या होता है कि एक तो होता है कि मैंने फॉर्मूला सीधा लिख दिया, एक मैं ये लिखता हूं कि फॉर्मूला आया कैसे। जब वो फॉर्मूला हम पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सॉल्व करके लेके आते हैं तो फिजिक्स में उसको बोलते हैं हम डेरिवेशन, ठीक है बेटा। तो हम डेरिवेशन सीखेंगे आज, और जो फॉर्मूले हमें ऑब्टेन होंगे या जो हम आज सीखेंगे वो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनवाते हैं, यानी कि उसके ऊपर न्यूमेरिकल की बड़ी वैरायटी बनती है, बहुत वैरायटी, मतलब इतनी वैरायटी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जितने भी क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद भी मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे सकता हूं, इतनी वैरायटी बन सकती है, ठीक है बेटा। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप चीजों को इंटरेस्ट से पढ़ें और साथ में सारी चीजों को ढंग से देखते चलें और उसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक क्लास लेने के बाद आपको एक बार उसको रिवाइज करना होता है, ठीक है, और फिर उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करिए, राइट बेटा। तो चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। सो द टुडेस टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन। तो पहले आपको मैं याद दिलाता हूं कि व्हाट वाज रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली हम किसको बोल रहे थे? Resistors are basically devices, electrical devices, which apply the obstructions to the flow of current. यानी कि करंट फ्लो कर रही है, कोई ऐसी चीज अपने कंडक्टर के अंदर थी या कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो आने वाली करंट को रोकने की कोशिश करता है, और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उस रेजिस्टेंस को अप्लाई करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं उनको बोलते हैं रेजिस्टर्स। ये लिखा है मैंने रेजिस्टर्स। रेजिस्टर का सिंबल क्या है? सिंबॉलिकली हम रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आप रेजिस्टेंस को इस तरीके दिखाते हैं। ध्यान रखिए रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं दिखता। प्रैक्टिकल लाइफ में रेजिस्टेंस कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है, ऐसा, और यहां कुछ स्ट्रिप्स होती है, इसके ऊपर लाइन बनी होती है ऐसे करके। प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस ऐसा होता है। आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर में रखी हो ना, उसको अगर आप खोल लेना तो आपको उसमें एक दो चीजें ऐसे मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ कलर्स वाली लाइनें होती हैं, बेसिकली वी कॉल इट एज कलर कोड, ठीक है। कलर कोडिंग होती है कि ये लाइंस जो होती हैं उनका सीक्वेंस क्या है, किस नंबर पे कौन सा कलर लिखा हुआ है, कौन सा कलर बना हुआ है, वो ये बताता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा।
तो रेजिस्टेंस एक्चुअली दिखता है ऐसे। इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, वो आप क्लास 12 में पढ़िएगा। तो बेसिकली ये तो होता है कि वो एक्चुअली कैसा दिखता है, लेकिन ऑब्वियसली इसको बनाना बार बार अगर बनाऊंगा तो मुश्किल पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसा ना बना के ऐसा बना लेते हैं। मतलब एक्चुअली द रेजिस्टेंस इज लाइक दिस बट वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगा आप समझ लेंगे कि वो रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, ओके। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं, इसमें हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, वी हैव टू कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि ना सर्किट, ये बैटरी थी, ठीक है, बैटरी अब की, और की के अंदर अगर मैंने ये दबा दिया, दिस इज कॉल्ड की को अगर मैं ऐसे यहां पे पॉइंट लगा देता हूं, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड की। क्लोज्ड का मतलब होता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी, यहां से लेकर यहां तक। ये तो क्या हुआ, एक तो रेजिस्टर ये था मेरे पास और एक रेजिस्टर ये था, दिस इज R1, दिस इज R2। एक और भी रेजिस्टर मान सकता हूं मैं, R3 भी। अगर रेजिस्टर इस तरीके से लगे हुए हैं तो दे आर कॉल्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जांपल है। ये तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन सीरीज का मतलब सिर्फ रेजिस्टर के लिए नहीं होता है, वी आर यूजिंग इट इन कॉमन लाइफ आल्सो। एंड हाउ वी आर यूजिंग दैट, हैव यू हर्ड अबाउट ह्यूमन चेन और ह्यूमन सीरीज? कभी सुना है इसके बारे में, ह्यूमन चेन या ह्यूमन सीरीज के बारे में? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। एक्चुअली हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया, उसका लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं इसको फॉलो करना। तो वो क्या करते हैं, बहुत कोई तोड़फोड़ नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने ऊपर यहाँ पर, अपने टी शर्ट के ऊपर यहाँ पर एक बैनर चिपका लेते हैं, पोस्टर्स चिपका लेते हैं, और क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं ऐसे करके, और लंबी सी लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमन चेन और ह्यूमन सीरीज। तो बोलते हैं कि द प्रोटेस्ट वाज ऑफर्ड बाय ऑफर्ड थ्रू ह्यूमन चेन व्हिच वाज 6 किलोमीटर इन लेंथ। 6 किलोमीटर की पूरी आपने लेंथ की एक पूरी ह्यूमन चेन बना दी, जिन्होंने हाथ ऐसे पकड़े हुए थे। अब आप सोचिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। अब मैं जो हो गया वो एक रजिस्टर हो गया, एक मेरा हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा। तो अब क्या होगा, मैंने किसी और का हाथ इधर से पकड़ा होगा और इधर से किसी और का हाथ पकड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर मान के चलिए कि मैं इस तरीके से बहुत लंबी चेन बनाता हूं और किसी एक जो सबसे आगे लग रखा है बंदा, उसको अगर मैं एक पैकेट देता हूं कि एक पैकेट है, फूड पैकेट है, उसको आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पास करना है, लेकिन अपनी पोजीशन को नहीं हिलाना, आपको अपनी पोजीशन पे रहना है। तो कैसे पास करेगा, वो पास करेगा, उधर से दूसरे को देगा, दूसरे से तीसरे को देगा, ऐसे देते 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 मेरे हाथ में आएगा, मैं यहां से इसको पकड़ूंगा, इस वाले हाथ में डालूंगा, फिर इसको आगे पास कर दूंगा, ऐसे जाएगा। अब क्या होता है, पैकेट को पास करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ऐसे जा सकता है। ये जो पैकेट है ना, इसको हम यहां पर अपने इस सर्किट के अंदर एज अ करंट बोलेंगे। जिस तरीके से पैकेट ट्रांसफर हो रहा है उस तरीके से करंट पास कर रही है। तो करंट के पास करने का ये तरीका है, करंट इधर से आई, इस वाले हाथ में आई, फिर मेरे अंदर गई, फिर इस वाले हाथ में चली गई, ऐसे करके चली गई। अगर मैं बीच में से हट जाता हूं, मान लो पूरी सीरीज में से मैंने हाथ छोड़ दिए और मैं आगे चला गया, तो क्या बेटा यहां से पैकेट पास हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस चेन को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर किसी एक रजिस्टर को आप अपनी जगह से हटा देते हैं तो पूरे सर्किट की करंट रुक जाती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यह होता है कि सब में करंट जो फ्लो करेगी वो सेम करेगी, बट when one apparatus stops working, others also stop working because the connectivity is interrupted। ये बात होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको क्या क्या सीखना है, आपको पता लग गया। जैसे ये रेजिस्टेंस था तो इधर इसका हो गया लेफ्ट पार्ट, इधर हो गया इसका राइट पार्ट, फिर आगे वाले का ये लेफ्ट पार्ट है, फिर इसका राइट पार्ट है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, लेफ्ट राइट करके ऐसे करके जुड़े हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस का। अब देखो करंट कैसे फ्लो करेगी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, नेगेटिव ये रहा, तो करंट ऐसे फ्लो करती है, यहां से ऐसे जाती है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे करके करंट आती है। अब अगर मान लो बेटा 5 एम्पीयर करंट यहां से फ्लो कर रही है, तो 5 एम्पीयर इसमें भी जाएगी, 5 एम्पीयर इसमें भी जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट को कोई और रास्ता नहीं मिला कहीं और जाने का। लेकिन अगर मान लो कि यहां पर इस जगह पर मैं कोई एक और वायर बना दूं, यहां पर कोई और रास्ता बना दूं कहीं और जाने का,
ठीक है, यहां भी कोई कनेक्टिविटी है मान लो, तो करंट जब यहां से आएगी तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं है कि करंट कहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, यानी करंट एक रास्ते में जा रही है और रास्ते में कोई आपको दूसरा रास्ता नहीं मिला जहां से आप जा सकते हैं, तो इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं तो करंट के पास सिर्फ एक रास्ता है, करंट ऐसे जा सकती है, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, when they are connected in series combination, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करता हूं और फिर हम सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ 3 रेजिस्टर्स। ठीक है, ये मैंने बैटरी बना दी, एक की थी, अगर की को मैंने ऐसे बनाया यानी इसके बीच में कुछ नहीं है, इट इज ओपन की। ओपन का मतलब है देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ऑफ, स्विच ऑफ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो इसका मतलब अब ये सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब क्या हो गया, बंद करने का मतलब क्लोज कर दिया। और इस क्लोज का मतलब वो क्लोज नहीं है कि हमने फैन क्लोज कर दिया, नहीं, इसको बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन। ऑन का मतलब है नाउ द करंट कैन पास थ्रू इट, ऐसे। This is R1, this is R2, this is R3, ये था 3 रेजिस्टेंसेस। करंट यहां से अगर I करंट फ्लो करती है तो फर्स्ट वाले में भी I करंट जाएगी, सेकंड वाले में भी I करंट जाएगी और थर्ड वाले में भी I करंट जाएगी, तीनों में I करंट जाएगी। अब बात करते हैं कि एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे होता है, इस वाले के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास V1 यानी फर्स्ट वाले में, तो सेकंड वाले में पोटेंशियल डिफरेंस होता है V2, थर्ड वाले में पोटेंशियल डिफरेंस होता है V3। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे पास है यहां पर प्रॉपर्टीज, सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको क्या याद रखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम नेट रेजिस्टेंस बोलते हैं, total resistance. The formula for that is R is equal to R1 plus R2 plus R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इसका रेजिस्टेंस है, जो इसका रेजिस्टेंस है, जो इसका रेजिस्टेंस, सीधा सीधा ऐड कर देना है। अगर मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। दिस टोटल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है करंट I remains same, करंट I remains same। जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है वो सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब क्या है, यहां से अगर आपने I करंट फ्लो करी तो इसमें भी I जाएगी, इसमें भी I और इसमें भी I। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि करंट कहीं और नहीं जा सकती है, उसको उसी रास्ते जाना है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, वोल्टेज V डिवाइड्स, जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल वोल्टेज होगी अगर आपको निकालनी हो तो V जो आएगा वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। डिवाइड होने का मतलब ये निकलता है कि मान लो बेटा कि यहाँ पे 6 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई, 6 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई, तो अब क्या होता है, 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाने के बाद यहाँ 3 वोल्ट आ गया, यहाँ 2 वोल्ट आ गया और यहाँ 1 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है 3 प्लस 2 प्लस 1 6 ही होगा, लेकिन 6 का छोटा छोटा पार्ट यहाँ पर डिवाइड हो गया। दैट मींस द टोटल वोल्टेज डिवाइड्स इनटू द अक्रॉस द रेजिस्टर्स। यहाँ पर कुछ वोल्टेज आएगी, यहाँ पर कुछ आएगी, यहाँ पर कुछ आएगी। ये जो मैंने V1 V2 V3 लिखा हुआ है, दीज आर बेसिकली वोल्टामीटर्स। और वोल्टामीटर क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ 3 आ गए, यहाँ 2, यहाँ 1, 6, यानी कि 6 अगर यहाँ से गया तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 1 हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उधर 1 इधर 2 इधर 3, कैसे भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन एक बात श्योर है, वो ये बात श्योर है कि इन तीनों को ऐड करने के बाद आंसर यही आएगा, इट इज ऑलवेज ट्रू। दैट मींस द टोटल वोल्टेज डिवाइड्स अमंग द रेजिस्टर्स। ठीक, अब मैं करंट की बात करना चाहता हूं।
5 एम्पियर अगर मान लो करंट यहां से फ्लो कर रही है तो बेटा 5 एम्पियर ही इसमें जाएगी, 5 एम्पियर ही इसमें जाएगी और 5 एम्पियर ही इसमें जाएगी। इन तीनों में सेम करंट जाएगी। इसी को हम बोलते हैं, देखो अब यहां पे क्या, करंट आई रिमेन सेम। सेम का मतलब 5 एम्पियर अगर यहां से भेजी तो 5 एम्पियर यहां भी जाएगी, 5 एम्पियर यहां भी, तीनों में सेम करंट रिमेन सेम। फिर बात है हमारे पास वोल्टेज डिवाइड्स, तो मैंने लिख दिया 6 वोल्ट इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 5 V1, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इन सबके सम से ऐसा हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब इसमें एक चीज होती है, आपको इसमें अब क्या प्रूव करना होता है डेरिवेशन में, आपको ये प्रूव करना होता है कि R is equal to R1 plus R2 plus R3 आएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दैट मींस द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R should be R1 plus R2 plus R3 when they are connected in series combination। ये आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो चलो इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दूं, ताकि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट कैसा होता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है बेटा इसको आप बिल्कुल फेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे, और अभी नहीं, वीडियो खत्म हो जाने दीजिए, लेक्चर खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद रिपीटेशन में देखिएगा आप इसको, और तब चीजें पार्ट बाय पार्ट पॉज कर करके आप इसको नोट करिएगा। लेकिन पहले समझना जरूरी है, अगर समझ में नहीं आया तो नोट करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट कैसा होता है पहले ये समझिए। चेक करो क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ये हुआ बेटा कि आपको यहां से जब करंट जाती है, अगर आई करंट यहां से फ्लो कर रही है, आई करंट, तो अब आगे करंट को 3 रास्ते मिल गए। 3 रास्ते, जरूरी नहीं कि 3 रेजिस्टर्स ही हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। 2 और मोर देन 2 रेजिस्टर्स अगर इस तरीके से कनेक्टेड हैं जिसमें करंट डिवाइड हो सकती है, then they are called as in parallel combination, they are called to be connected in parallel combination। और कैसे, दिस इज I, तो क्या होता है, कुछ करंट यहां से चली गई, कुछ करंट यहां से चली गई, और कुछ करंट यहां से चली गई। ठीक है, I1 इस पे चली गई, I2 इस पे चली गई, I3 इस पे, तो ये I1 यहां से यहाँ पे I1 आएगी, यहां से जो I2 जा रही है वो यहां से I2 आ जाएगी, यहां से जो I3 जा रही है वो यहाँ पे I3 आ जाएगी पूरी इस लाइन में, और फिर I1, I2 और I3 तीनों आपस में मिलके दोबारा से I बना लेंगे। कैसे हुआ, I गई I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एंड देन कलेक्टिवली I1 plus I2 plus I3 they make again I, यानी करंट डिवाइड्स। अब क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई एग्जांपल है हमारे पास? मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल दूं तो चीजें थोड़ी टफ हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं प्रैक्टिकल लाइफ का, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल जिसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझना है। जब हमें पैरेलल के बारे में पता होगा तभी तो हम सर्किट के अंदर पैरेलल समझेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी हरिद्वार की तरफ गए हैं? जैसे आपको पता है कि जो बिजिएस्ट जो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली से या जो गाजियाबाद या नोएडा से कनेक्ट होता है कहीं भी, वो है हमारे पास NH58, नेशनल हाईवे नंबर 58। ये वो हाईवे है जो आपके इस रीजन को या दिल्ली को कनेक्ट करता है हरिद्वार से और देहरादून से। तो आपको पता है कि हरिद्वार जो है वो एक बहुत रिलीजियस प्लेस है जहां पर मैक्सिमम लोग जाते हैं और जाते ही रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा NCR में जो हरिद्वार कभी नहीं गया होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो नहीं जा रखे होंगे, मैक्सिमम लोग जाते हैं, और अगर अभी नहीं जा रखे होंगे तो बाद में जाएंगे। जाना तो एक दिन होता है ऑलमोस्ट सबको, ऐसा नहीं कि कंपल्सरी है, लेकिन लोग जाते हैं। ठीक है, तो अब बात क्या है, बात यह है कि अगर आप हरिद्वार की तरफ कभी गए हैं तो अब जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। आप गए, गाजियाबाद से चले गए, आप जैसे भी करके गाजियाबाद के बाद आप पहुंचे, आपको मिला मोदी नगर। ठीक है, मोदी नगर से पहले आपको मिला मुरादनगर, गाजियाबाद से पहुंचे मुरादनगर, मुरादनगर के बाद मिला मोदी नगर, मोदी नगर के बाद मिला आपको मेरठ,
अब जब मेरठ आने वाला था तो हुआ क्या, आपको दो रास्ते मिले। कौन कौन से दो रास्ते? एक रास्ता वो जो मेरठ सिटी के अंदर से होके जाएगा, और दूसरा रास्ता आपको वो मिला जो कि मेरठ के बाहर बाहर से निकल जाएगा। और वो जो मेरठ के बाहर से निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? बाईपास। अब आप अपने पेरेंट्स से भी पूछे तो उनको पक्का पता होगा इसके बारे में कि अगर आप मेरठ नहीं जाना चाहते हैं, हरिद्वार जाना चाहते हैं और मेरठ सिटी के अंदर से नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पे ज्यादा भीड़ मिलेगी, कंजेशन मिलेगा, ट्रैफिक कंडीशन ज्यादा होगी, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो कोई उस कंडीशन में फंसना नहीं चाहता तो वो क्या करेगा? जिसको मेरठ नहीं जाना वो मेरठ बाईपास से जाएगा ताकि वो हरिद्वार पहुंच सके। इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि जब आप आगे चलते हैं मोदी नगर से और आपको दो रास्ते मिल जाते हैं आगे, तो वो जो दो रास्ते आपको मिले ना, आप सोचो कि बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है दिल्ली से, ठीक है? अभी जो पूरा ट्रैफिक आ रहा है, आपको ये थोड़ा पता है सारा ट्रैफिक हरिद्वार ही जाएगा। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसा ट्रैफिक हो जो मेरठ ही जाता हो। तो क्या होगा, जैसे ही मेरठ बाईपास आएगा, जहां पे एक सिटी की तरफ रास्ता जा रहा है और एक इसकी तरफ, तो ये पूरा ट्रैफिक दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट्स इक्वल हो सकता है कुछ कम लोग सिटी की तरफ जाए, मैक्सिमम लोग हरिद्वार की तरफ चले जाएं बाईपास के थ्रू, लेकिन ये तो कंफर्म बात है कुछ तो गाड़ियां जाएंगी उधर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा ट्रैफिक है ना, इमेजिन दिस एज अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट आ रही है और वो इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई क्योंकि उसको ऑल्टरनेट पाथ मिल गए। और जब ऑल्टरनेट पाथ मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है? जब ऑल्टरनेट पाथ मिल जाते हैं तो इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये ऑप्शनल हो गया कि आप इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो। तो जब आप दोनों तरफ से जा सकते हो तो कुछ लोग इधर से भी जाएंगे, कुछ लोग इधर से भी जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब लोग इधर से ही जाएंगे, कुछ लोग उधर से भी जाएंगे। ऐसा ही होता है यहां भी कि यहां से अगर करंट गई तो वो ऑल्टरनेट पाथ से जा रही है। अब सोचिए, आपने एक बड़ी कॉमन चीज सुनी होगी, बाईपास सर्जरी। सुना है इसके बारे में? जो आपकी हार्ट की सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी, उसमें क्या होता है बेसिकली? मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट मैं भी नहीं हूं और मुझे भी नहीं पता कि और कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कौन चीजें होती हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात है। बाईपास का मतलब ये हुआ कि एक यहां से कोई एक पर्टिकुलर नर्व आ रही थी, इसको हम आर्टरीज बोलते हैं शायद, ये इधर से आ रही थी और ये हार्ट के पास जा रही है। तो जब इसके अंदर क्या होता है, कंजेशन हो जाता है ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर कुछ चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं विच आर कॉल्ड प्लैक, उसको प्लैक बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसमें से ब्लड का फ्लो कम कर देते हैं। लेकिन हार्ट को तो चाहिए होता है उतना ही ब्लड जितना उसको चाहिए, जितना ब्लड उसको चाहिए उसको परमानेंट उतना ही ब्लड उसको चाहिए। तो जब इस वाली वेन में दिक्कत आ जाती है, जो आर्टरी जो भी है इसके अंदर जो दिक्कत आ जाती है, कंजेशन हो जाता है, तो ब्लड जब यहाँ से फ्लो नहीं कर पा रहा होता तो क्या होता है, हार्ट को पंप करने में मुश्किल होती है, तो ये हार्ट अटैक का कॉज हो सकता है। तो अगर मैं एक ऑल्टरनेट पाथ दे दूं, कोई एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल नर्व को यहां से लेकर यहां बना दूं जो ब्लड को इस रास्ते से हार्ट पे पहुंचा दे, तो अब ब्लड इजीली पहुंच जाएगा, हार्ट बेटर काम करेगा। क्या है ये? बाईपास। आपने एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया करंट को जाने के लिए, यानी कि यहां करंट की जगह क्या है, यहां करंट की जगह ब्लड है, ठीक है? तो अगर आप इसको पूरा क्लोज नहीं करते तो कुछ इसमें से भी जाएगा, कुछ इसमें भी जाएगा, दिस इज बाईपास, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब भी आपको करंट के जाने के लिए मोर देन वन पाथ मिल जाए, एक रास्ता ना होके आपको मल्टीपल वेज मिल जाए करंट जाने के लिए, तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ध्यान रखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का एक सिंपल तरीका है, द प्लेस फ्रॉम वेयर द करंट डिस्ट्रीब्यूट्स और डिवाइड्स इज नोन एज, दैट इज द प्लेस वेयर द पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट्स। तो बिल्कुल वही है। देखो यार, करंट यहां से आई, इसको तीन पाथ मिल गए, तो कुछ ऊपर भी जाएगी, कुछ इसमें भी जाएगी, कुछ इसमें भी जाएगी। अब ये जो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई ना बेटा, ये हमारे पास क्या पता लग गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब देखो यहां पे हम अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो प्रॉपर्टीज ये होती है कि टोटल रेजिस्टेंस, अभी तो मैंने सीरीज के लिए लिखा हुआ है, अब मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, पैरेलल के लिए हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमारे पास पैरेलल में है, इट इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये तो फॉर्मूला हुआ टोटल रेजिस्टेंस का, यानी कि नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड, वहां पे हमने लिखा था कि करंट आई रिमेन्स सेम, किसमें, सीरीज में। यहां पर क्या है, करंट आई डिवाइड हो जाती है, तो करंट आई डिवाइड्स, और जब ये डिवाइड हो जाएगी तो उस केस में आई जो आएगी टोटल करंट, वो क्या आएगी, जो टोटल करंट होगी आई, वो भी I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपको साफ देख के पता लग रहा है, यहाँ पे क्लियर पता लग रहा है
कि I1 प्लस I2, I1 ये गई, I2 इधर आ गई, I3, तीनों मिलके दोबारा क्या बनाते हैं, I बना देते हैं। तो नेट करंट इज इक्वल टू या टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड करोगे तो आपको उतनी करंट मिल जाएगी जितनी बैटरी से यहां से सप्लाई हुई होगी I। ठीक है, अब वोल्टेज डिवाइड्स लिखा था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, अब ये उल्टा हो जाएगा, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम, और जो वोल्टेज सेम हो रही है इसका मतलब हो गया जो V होगा वो V1 के बराबर होगा, V2 के बराबर होगा और V3 के बराबर होगा। अब इसका मैं आपको यहां पर न्यूमेरिकल के हिसाब से मतलब बताता हूं। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से लेट कि यहां पर 6 वोल्ट की वोल्टेज थी और 5 एम्पीयर की करंट थी। 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है और 5 एम्पीयर की करंट है। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने अभी आपको सीरीज में बताया। मैंने वहां भी 6 वोल्ट लिया था और वहां भी 5 एम्पीयर करंट ली थी। अब देखो इसके साथ क्या होगा। अगर मैंने 5 एम्पीयर करंट यहां से भेजी है तो पॉसिबल है कि यहां पर मेरे पास करंट चली गई 2 एम्पीयर, ठीक है, यहां पे चली गई मेरे पास 1.5 एम्पीयर और नीचे वाले में चली गई 1.5 एम्पीयर। क्यों? 5 एम्पीयर था तो 2 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो 2 और 1.5 प्लस 1.5 होता है 3, 3 और 2 मिलके हो गए 5। तो 5 एम्पीयर करंट का कुछ पार्ट इधर, कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट इधर चला गया और तीनों फिर मिलके दोबारा क्या हो जाएंगी, 5 एम्पीयर हो जाएंगी। अब बात करते हैं वोल्टेज में क्या हुआ। 6 वोल्ट अगर आपके पास यहां पर है तो बेटा 6 वोल्ट इस पर भी आएगा, 6 वोल्ट इस पर भी आएगा और 6 वोल्ट इस पर भी आएगा। तीनों की तीनों जो वोल्टेजेस हैं वो सेम रहेगी। पहले वाले पे भी 6 वोल्ट आ जाएगा, दूसरे पे भी 6 और तीसरे पे भी 6, ये बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे अप्लाइड है। 6 वोल्ट gives you 6 6 6। तो मैं इसको एक दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ so that you can just see कि what happened. This is here 6 volt, 6 volt and 6 volt। वोल्टेज तीनों पे 6 आ गई और जो करंट थी वो कितनी थी, यहाँ 2 एम्पीयर थी which is I1, यहाँ पर I2 थी 1.5 और यहाँ पे I3 थी 1.5 एम्पीयर। तो बेसिकली करंट डिवाइड्स बट वोल्टेज रिमेन्स सेम। ये था आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो अब मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं जिसमें आप सीरीज और पैरेलल का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले डिराइव कैसे होंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको नोट जरूर कर लेना, ये आपके बड़े काम की चीज है। हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन है आपके पास, इसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया, इसमें हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला क्या निकला सीरीज में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, पैरेलल में क्या था, टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम नेट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वन अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि RS एंड दिस RP। RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और RP का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। और करंट रिमेन्स सेम का मतलब होता है कि जो टोटल करंट होगी वो I1, I2 और I3 तीनों के लिए बराबर होगी, सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगी, जितनी टोटल करंट होगी उतनी। इसमें सेकंड क्या है, करंट डिवाइड्स, और करंट डिवाइड होती है तो इसका मतलब क्या होता है, जो टोटल करंट होती है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 से मिलती है, टोटल करंट। थर्ड, वोल्टेज डिवाइड्स, वोल्टेज अगर डिवाइड होती है
तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड करके आपको टोटल वोल्टेज मिलेगी। और यहां पे क्या था, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। अब वोल्टेज सेम होने का मतलब जो टोटल वोल्टेज होगी वो फर्स्ट के वोल्टेज के बराबर भी होगी, सेकंड के वोल्टेज के बराबर भी होगी, थर्ड। ये हुआ इन दोनों में कंपैरिजन। इस टेबल को आपको जरूर याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि बेटा अगर आपको ये याद नहीं होगा ना तो आप इस चैप्टर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आपको ये दोनों चीजें का डिफरेंस नहीं पता तो। इसलिए इनको तो याद करना ही है कि किस कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है और क्या डिवाइड रहता है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है नेट रेजिस्टेंस का, ये याद रखना ही है। एंड बिलीव मी, याद नहीं होंगे ना अगर, तो बेटा एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, तो इसलिए याद होना ही चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि हाउ टू डिराइव दैट। ये फॉर्मूला जो है RS R1 + R2 + R3, ये कैसे आया, और 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कैसे आया। तो मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। वो ट्रिक ये होगी कि मैं आपको बताऊंगा कि एक को ड्राइव करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है, और उसी ट्रिक को हम दूसरे पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं डेरिवेशन होगा कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है बेटा, इसको आप बाद में नोट कर सकते हैं आराम से। अब आप समझ लीजिए कि मैं आगे क्या देखा। यहां पे मैं लिख रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है हमारे पास, देखिए आपको मैंने सिंपल एक सर्किट बताया था, ये इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बहुत ढंग से देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जो आपने सीखा है अभी तक वो यहां पे यूज होगा। R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज वोल्टेज V। मैं मान लेता हूं कि टोटल वोल्टेज जो बैटरी सप्लाई कर रही है V है। की को क्लोज कर दिया, दिस इज की, उसको हमने क्लोज कर दिया सो दैट करंट फ्लोज। यहां से बेटा करंट जाएगी, ऐसे जाएगी, बिकॉज इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फिर यहां से अगर I करंट जाती है तो यहां पर भी आई जाएगी, यहां पर भी आई जाएगी, और यहां पर भी आई जाएगी। तीनों में अलग अलग सेम करंट जाती है। अब बात करते हैं वोल्टेज पे क्या होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड्स, इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज V2, और R3 के अक्रॉस जो होगी वो होगी V3। ये तो हुआ सर्किट, और जितनी भी चीजें मैंने आपको अब तक बताई थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है और क्या डिवाइड होता है, वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब मुझे प्रूव करना है कि टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। अब ये कैसे प्रूव करें देखते हैं। उसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि आपको ये चेक करना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड्स, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो यहां पर डिवाइड हो रही है। दो चीज थी, करंट एंड वोल्टेज, इन दोनों में से देखना है। करंट तो सेम है, वोल्टेज V1 + V2 + V3, टोटल V जो V होता है, अगर 6 वोल्ट है तो ये 3 + 2 + 1 हो सकता है। तो वोल्टेज डिवाइड्स, और जब वोल्टेज डिवाइड होगी तो यहीं से शुरू करना है आपको। तो हम क्या लिखेंगे, we know that V is equal to V1 plus V2 plus V3। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है ओम्स लॉ। ध्यान रखें, सबसे पहले उस चीज को लिखना है जो डिवाइड होता है, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to I into R, V is equal to I into R, V1 is equal to I1 into R1, V2 is equal to I2 into R2, and V3 is equal to I3 into R3। और यहां पे आपको जरूर लिख देना पड़ेगा बाय ओम्स लॉ, क्योंकि अगर आपने यहां पे बाय ओम्स लॉ नहीं लिखा तो बेटा हाफ मार्क्स तो गया। ये लिखना मस्ट है कि आपने कैसे लिखा इसको। देन बिकॉज I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों करंट सेम होती है। इसका मतलब ये होता है जो करंट 5 एम्पीयर अगर यहां पे जाएगी तो 5 एम्पीयर यहां भी जाएगी, 5 एम्पीयर यहां भी जाएगी, 5 एम्पीयर यहां भी जाएगी। तो ये जो तीनों करंट सेम थी, और अब हम क्या लिखते हैं, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सब की वैल्यू सेम, तो फिर क्या आएगा,
वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर IR इज इक्वल टू I1 की जगह भी हम I लिख देंगे, R1 की जगह R1, I2 की जगह भी I लिख दोगे, R2 की जगह R, I3 की जगह I लिख दोगे। देखो I1 की जगह I आ गया, R1 की जगह R1, I2 की जगह फिर I आ गया, R2 की जगह R2 रहेगा, और I3 की जगह I और R3 की जगह R3। तो टेक कॉमन, कॉमन क्या आता है, I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I एंड I विल कैंसिल आउट, व्हाट इज लेफ्ट, जो फाइनली आपके पास बचता है उसको मैं यहां लिखता हूं, आपको फाइनल आंसर मिला R is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the net resistance in series combination of resistors. R is equal to R1 plus R2 plus R3. Mind it, derivation भी important है और numericals भी काफी important है, तो आपको derivation भी आना चाहिए, और derivation में दो बातें जो कभी नहीं छूटनी चाहिए, by Ohm's law जो यहाँ पे लिखा था मैंने, by Ohm's law, और for series combination I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3, ये लिखना जरूरी है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन तो इस बात की क्लैरिटी नहीं होती है कि आपने I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3 कैसे लिखा, किस फैक्ट से लिखा। ठीक है बच्चे, राइट। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, बस 2 मिनट का आपका और काम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका रेडी हो जाएगा। तो देखिए, दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेटा मैंने आपको डायग्राम बनाया था, थोड़ा सिंपल करके बनाया था मैं इसको। यस, और जब भी आप इसको बनाते हैं इसके साथ में की जरूर लगाएं, क्लोज करना है की, ठीक है। बैटरी हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो करेगी, फिर क्या होता है, यहाँ पर I1 करंट आ गई, यहाँ पर I2 करंट आ गई, और यहाँ पे I3 करंट आ गई। वोल्टेज जो सप्लाई हो रही है यहाँ पर V है, और जो करंट टोटल यहाँ से सप्लाई हो रही है दैट इज I। पिछली बार भी हमने इसको V और I माना था। तो अब देखिए, I1, I2 and I3, this is I1, this is I2 and this is I3। combining they make again what I1 plus I2 plus I3, तीनों मिल जाएंगे आपस में, फिर I बन जाएगी। अब देखो बच्चे, कैसे इसको शुरू करना है। वोल्टेज अगर यहाँ पे V थी तो आपको पता है कि यहाँ भी V आएगा, यहाँ भी V आएगा और यहाँ भी V आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बात करी थी कि वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स। अब स्टार्ट कैसे करना है डेरिवेशन, आपको मैंने बताया था कि डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है। डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको वहां से चलना है जो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, और फिजिकल क्वांटिटी कौन से डिवाइड हो रही है, करंट I1, I2, I3। as I is equal to I1 plus I2 plus I3, जो डिवाइड हो रही है पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, ये आ गया। अब ओम्स लॉ लगाना है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, बिकॉज V is equal to IR, therefore I is equal to V upon R, I V upon R आ जाएगा। तो इसका मतलब इन प्लेस ऑफ I we can write V upon R is equal to, in place of I1 V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3। ठीक बच्चे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ओम्स लॉ, इसको तो लिखना मस्ट है अगर नंबर से प्यार है तो अब देखो बच्चे, अब क्या लिखेंगे, क्या सेम था इसके अंदर, वोल्टेज सेम था, हम क्या लिखेंगे, बिकॉज V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3, वोल्टेज सेम रहती है सब में, किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे ही चल रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन वैल्यू पुट कर दिए, therefore V upon R is equal to V1 की जगह V लिखोगे upon R1, V2 की जगह V लिखोगे upon R2 प्लस V3 की जगह V लिखोगे upon R3। फिर क्या करेंगे बेटा, टेक V कॉमन, सब में से V कॉमन आ जाएगा, तो क्या आता है आपके पास 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3
एंड देन v से v जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचता है, जो बचता है वही हमारा फाइनल फॉर्मूला है, एंड दैट इज व्हाट 1 अपॉन r। लेफ्ट साइड से बचा 1 अपॉन r, राइट हैंड साइड में क्या बचा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों ही डेरिवेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको आज बताई है, एंड बिलीव मी नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आपको आज की क्लास का 100% समझ ना आ जाए। तो इसलिए इसको आप टॉपिक को एक दो बार रिवाइज करिए, किस कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, क्या डिवाइड होता है, ये जरूर याद करना है, और सपने में भी याद होना चाहिए। सपने में याद होने का मतलब क्या है, नींद से सो रहे हो आप, उसके बाद किसी ने अचानक से उठा के पूछ लिया कि बताओ व्हाट डिवाइड्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मुंह से तुरंत निकलना चाहिए v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, दैट मींस वोल्टेज। जब लपक के आंसर दोगे ना बेटा, तब जाके पता लगेगा कि चीजें इतनी बढ़िया तरीके से याद होंगी, और उसके बाद ही जाके आप चीजों को बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस चीज को बहुत ढंग से रिवाइज करिए आज की क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, एंड दैट इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द चैप्टर। ठीक है बेटा, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में अगेन। टेक केयर।